नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप गोदियाल एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से उत्तराखंड विशेष टेस्ट सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के टेस्ट पेपर 2 के बारे में। इससे पहले भी दोस्तों मैं आपके साथ उत्तराखंड के इतिहास को लेकर एक वीडियो शेयर कर चुका हूं और साथ साथ में पॉलिटी का जो पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 के टेस्ट सीरीज पर भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है दोस्तों, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के पहले प्रश्न पर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। एक तरफ संविधान की सूचियों की बात की गई है सूची नंबर 1 में, और दूसरी तरफ इसमें प्रोविजंस यानी कि उपबंध क्या है, इन पर चर्चा की गई है। सबसे पहले बात करते हैं छठी अनुसूची, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण। दूसरी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। 12वीं अनुसूची राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के बारे में उपबंध। 5वीं अनुसूची जिसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों एवं उनके प्राधिकार और उत्तरदायित्व अर्थात या पंचायतों की शक्तियां और उनके प्राधिकार और उत्तरदायित्व। तो आपको बताना है कि ये जो लिस्ट है A, B, C और D, इनको सूची 2 से मिलान करके सही जवाब देना है। आपके पास कोड है, एक बता रहा आपको 1 3 4 2, 1 2 5 3, 2 3 4 1, 2 3 5 4 1। तो इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विच मीन्स 2 3 5 और 1। कैसे देखिए, भारतीय संविधान में कुल मिलाकर आप लोग जानते हैं कि ओरिजिनली 1950 में जब संविधान बना था तो ओरिजिनली इसके पास जो थे 8 स्केड्यूल्स थे, यानी कि 8 अनुसूचियां थी, तथा समय समय पर इनमें अनुसूचियों की संख्या बढ़ाते हुए अगर वर्तमान में हम लोग देखें दोस्तों, तो आज हमारे पास कुल मिलाकर 12 जो है स्केड्यूल्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं। और इन 12 अनुसूचियों को याद रखने का सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, दैट इज द टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। देखो ये फॉर्मूला, ये ट्रिक आपको हर जगह जो है मिल जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से। आपको बस ट्रिक याद रखनी है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ऑफ ओल्ड पीएम। यानी कि अगर आप लोग सीरीज में देखें, सीक्वेंस में देखें, तो 1 2 3 4 5 ऐसा करते हुए आप लोग जो है 12 तक लेकर चलेंगे, और इन्हीं को आप लोग जो है संदर्भित कर सकते हैं। टी का मतलब स्टैंड फॉर द टेरिटरी, टी स्टैंड फॉर द टेरिटरी, अर्थात कि भारतीय राज्यों और उसके भू क्षेत्रों का, यूनियन टेरिटरीज का जो वर्णन किया गया है वो अनुसूची 1 के तहत किया गया है। ए का मतलब होता है दोस्तों इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो जितनी भी परिलब्धियां होती हैं, जितना भी वेतन मिलता है, ये अनुसूची 2 के तहत मिलता है। ए स्टैंड फॉर द अफर्मेशन। अभी मैं आपको इसको कंप्लीट बताऊंगा आगे चल के इमेज के थ्रू। अफर्मेशन का मतलब होता है प्रतिज्ञा, यानी कि शपथ और प्रतिज्ञा की बात करेगा तो शेड्यूल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें आएगा। आर स्टैंड फॉर द राज्यसभा, यानी द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट और द राज्यसभा, ये लिखा गया है अनुसूची 4 के भीतर। यानी कि आर स्टैंड फॉर राज्यसभा, कि राज्यसभा में किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व होगा, किस यूटी का कितना प्रतिनिधित्व होगा, वो अनुसूची 4 में दिखाया गया है। अनुसूची 5 में जो एस आता है, इट मींस द शेड्यूल्ड एरियाज, यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों की बात करता है। ओ स्टैंड फॉर द अदर शेड्यूल्ड एरियाज, यानी कि अन्य अनुसूचित क्षेत्रों की बात करता है। और इन अन्य अनुसूचित क्षेत्रों में भी आप लोग को 4 जो हमारे पास राज्य हैं, इनको याद रखना पड़ता है। और इसका भी मैं आपको फॉर्मूला बता दूं दोस्तों, आप लोग याद रख सकते हैं इसको एटीएम स्क्वायर के नाम से। यानी कि इसमें आता है असम, टी स्टैंड फॉर द त्रिपुरा, फिर आता है इसमें मेघालय, एंड फिर आता है इसमें M2 का मतलब क्या है, इसमें मिजोरम। यानी कि मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम जो है, ये ऐसे 4 राज्य हैं जिनको अदर शेड्यूल्ड एरियाज के रूप में अंडर शेड्यूल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन किया गया है। F स्टैंड फॉर द फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट का अगर आप लोग मतलब समझिए तो इसको कहते हैं हम लोग संघीय सूची। यानी कि भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में जो लिस्ट बटी है, ये जो सब्जेक्ट बटे हैं, वो 3 कैटेगरीज में बटे हैं। एक है केंद्र की सूची, यानी कि सेंट्रल लिस्ट या फेडरल लिस्ट। दूसरे राज्य सूची, यानी कि स्टेट लिस्ट। और तीसरा हमारे पास आता है कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची। ओ स्टैंड फॉर दी ऑफिशियल लैंग्वेजेस,
यानी कि 1950 में कुल मिलाकर जो 14 हमारे पास भाषाएं थी, इन 14 भाषाओं को आधिकारिक भाषा या ऑफिशियल भाषाओं के रूप में चूज किया गया था। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने अगेन कहा है दोस्तों 8 स्केड्यूल थे, लेकिन समय समय पर जो है नवा अनुसूची इसमें जुड़ी थी और नवी अनुसूची को 1951 में शामिल किया गया था, जिसमें बात की गई है किस चीज के बारे में, अबाउट दी प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स, यानी कि राइट्स रिलेटेड टू दी प्रॉपर्टी, यानी कि भूमि जो हमारे पास सुधार आंदोलन है या भूमि सुधार जो अधिनियम है, इस भूमि सुधार अधिनियम के तहत अनुसूची 9 को शामिल किया गया था। फिर आते हैं इसमें अनुसूची 10, डी स्टैंड फॉर द डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल कानून की अगर बात करें तो वो इसके भीतर आता है। फिर इसके बाद आता है पी स्टैंड फॉर द पंचायत और एम स्टैंड फॉर द म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, 1993 में इन दोनों प्रावधानों को जोड़ा गया था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पंचायत और 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है जोड़ा गया था म्यूनिसिपैलिटीज को। वहीं डिफेक्शन की बात करें तो जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1985 में, इसके तहत डिफेक्शन जोड़ा गया था। अब देखो गाइज, ये तो ट्रिक है याद करने का, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब इन्हीं सारे अनुसूचियों को मैंने डिटेल में आप लोगों के सामने स्क्रीन पर रखा है, आप लोग इसको जो है देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इनको देख सकते हैं। तो ये है स्केड्यूल्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, उनमें से आप लोग जो एक एक टर्म से उनको जो है हाईलाइट कर सकते हैं कि किस आधार पर इन जो है लिस्ट को डिवाइड किया गया है। ठीक है, सो आई होप गाइज इसको आप लोग समझ रहे हैं। तो पहले का जो आंसर हमारे पास है दैट इज आंसर नंबर डी। डन, नाइस। नेक्स्ट आइए दूसरे प्रश्न की ओर। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? द सोल ऑफ फंडामेंटल राइट्स और द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपके पास ऑप्शन है फ्रेंड्स, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट्स टू रिलीजियस फ्रीडम, तीसरा कह रहा है शिक्षा का अधिकार विच मीन्स राइट टू एजुकेशन, एंड डी कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार विच मीन्स द राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, इनके लिए अगर हम लोग आर्टिकल्स देखें तो यहां पर जो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिखाया गया है वो आता है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक आता है। शिक्षा का अधिकार अगर हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो जो हमारे पास भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A है, तो इसमें मौलिक अधिकार में शिक्षा का अधिकार है। लेकिन अगर यही हमसे डीपीएस में पूछता तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में भी अनुच्छेद 45 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को दिया गया है। हालांकि वो मौलिक अधिकार नहीं रहेगा, वो नॉन इन्फोर्सेबल राइट होता है, जबकि मौलिक अधिकार इन्फोर्सेबल एंड जस्टिसेबल बाय नेचर होते हैं। और वहीं आप लोग जानते हैं 51A जो है जिसमें हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनमें से जो 11th ड्यूटी है, 11वीं ड्यूटी है, वो 11वीं ड्यूटी भी कहीं ना कहीं शिक्षा का अधिकार है। तो यहां हमें इन 3 राइट्स में कहीं भी किसी को संविधान की आत्मा नहीं कहा गया है, बल्कि संविधान की आत्मा कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को। और अनुच्छेद 32 में बात करता है अबाउट दी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, विच मीन्स कि इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही जवाब है। मैं अगेन कह रहा हूं, आप लोग प्रश्न सीक्वेंस में गड़बड़ी मत कीजिएगा। अगर कोई नया वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, ये मैं सीक्वेंस वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं जहां हमने पिछली वीडियो रोकी थी। पहली वीडियो में 15 प्रश्नों पर डिस्कस किया था, डिटेल में डिस्कस किया था, दैट इज वाई वीडियो की लेंथ थोड़ा लंबी हो जाती है समटाइम्स। तो आप लोग बिल्कुल पेशेंस के साथ इसको देखिए, किसी भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट आने वाला है। तो चलिए इसी सीक्वेंस में बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? देखो यहां पर दोस्तों समझने योग्य बातें ये होंगी कि ये मैग्ना कार्टा क्या और भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, किस पार्ट को कहा जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 1 जो है इसमें आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक यानी कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक बात की गई है, जिसमें भारतीय भू क्षेत्र यानी कि इंडियन यूनियन संघ और उसके राज्य क्षेत्र या भू क्षेत्रों की बात की गई है। यानी कि पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद दी आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4, और इसमें बात की गई है अबाउट किस चीज की, द इंडियन यूनियन और द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन और इसके जो है राज्य क्षेत्र या इसकी टेरिटरीज कहां है, भाग 1 में पार्ट 1 में लिखा गया है।
पार्ट 2 में अगर हम लोग अनुच्छेद वाइज बात करें तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक इसमें बात की गई है और ये आता है नागरिकता से संबंधित, यानी कि राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। फिर भाग 3 में आते हैं फ्रॉम आर्टिकल 12 यानी कि 12 टू आर्टिकल 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें है फंडामेंटल राइट्स। और भाग 4 की जहां हम लोग बात करते हैं तो डीपीएसपीज इसमें शामिल आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, और ये आता है कहां से लेकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। ठीक है, तो आर्टिकल 51 तक 51 ए पूछेगा तो भाग 4 ए में शामिल होगा। फिलहाल आप लोग याद रखेंगे अनुच्छेद 51 तक। तो अभी प्रश्न का जवाब नहीं मिला है। प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, इस भाग 3 को नाम दिया जाता है मैग्ना कार्टा। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, मैग्ना कार्टा एक प्रकार से लिखित या रिटन क्या होते हैं, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं। और इस मैग्ना कार्टा कॉन्सेप्ट की जहां से शुरुआत हुई थी, मैग्ना कार्टा की, इस मैग्ना कार्टा की शुरुआत हुई थी फ्रॉम दी इंग्लैंड। देखो, जो किंग जॉन थे, किंग जॉन जो थे, इन किंग जॉन के द्वारा वर्ष 1215 एडी में पहली बार लिखित रूप से फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे इंग्लैंड के वासियों को या इंग्लैंड के लोगों को, और यहीं से मैग्ना कार्टा की शुरुआत हुई थी। तो इसका जवाब अगेन बता रहा हूं मैं दोस्तों, जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करें, क्या कहलाती है? ऑप्शन से हेबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, तीसरा है परमादेश यानी कि मैंडमस, और चौथा आता है सर्च्योररी। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं दोस्तों, 5 प्रकार की जो है रिट्स होती हैं, और इसी में एक आता है को वारंटो, इसी में एक और आता है को वारंटो। तो इनमें से कौन सी वो रिट होगी जो सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करें? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मैंडमस परमादेश। देखो गाइज, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग 2 अर्थों में समझ सकते हैं। एक तो इस पूरे के पूरे टॉपिक पर रिट से रिलेटेड मैंने जो है यूट्यूब पर वीडियो अपलोड ऑलरेडी करी हैं। आप जो है चैनल में जाके उस पूरी वीडियो को कंप्लीटली एंजॉय कर सकते हैं, और उसी वीडियो से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है जो कि मैंने आप लोगों के सामने ये रखा है। देखो, ये वीडियो आपको वहां मिलेगी, हालांकि ये स्क्रीनशॉट है उस पेज का। टाइप्स ऑफ रिट अगर हम लोग देखें तो बेसिकली पहले आप लोग समझिए रिट का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ रिट? रिट का मतलब होता है दैट इज सम डायरेक्शंस और द ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो कोर्ट्स हैं, इन कोर्ट्स के द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं, जो ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, या जो रिट दी जा रही है, डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं, उन्हीं को रिट के नाम से जाना गया। और कोर्ट्स में जब मैं बात करता हूं तो रिट रिलीज करने की पावर जो है, एक तो सुप्रीम कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा जो हमारे पास हाई कोर्ट्स हैं, इन हाई कोर्ट्स के पास भारतीय संविधान के हाई कोर्ट्स के पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत भी सेम यही 5 प्रकार की रिट हैं। कौन कौन सी रिट हैं इसमें? सबसे पहला आता है हिबियस कॉर्पस, विच मींस कि जिसका मतलब होता है कि जिसे भी आपने गिरफ्तार किया है उसको विद इन 24 आवर क्या किया जाए, इनको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में यह पावर मिलती है किसी भी अरेस्टेड या डिटेन्यू पर्सन को कि उसको 24 घंटे के भीतर भीतर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। और ये हमेशा जो है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जो है इसके खिलाफ रिलीज की जा सकती है कि आप अपने कर्तव्यों का क्या करेंगे वहां पर, नहीं सॉरी, आप जो है सशरीर इस व्यक्ति को सामने लाइए। दूसरा आता है मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है कर्तव्यों का। वी कमांड, कमांड का मतलब होता है आदेश देना, परम आदेश देना। तो कोर्ट कहती है कि आप अपने कर्तव्यों का क्या करेंगे, यहां पर पालन करेंगे। और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप लोगों को गाइज अगेन कह रहा हूं यूट्यूब वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। हमारा जो यहां पर टॉपिक है, जो मुद्दा है, वो प्रश्न उत्तर को सॉल्व करना है। उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अगेन कह रहा हूं 2 तरीके हैं, या तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं, अन्यथा आप जो है ईमेल या कांटेक्ट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। उसकी डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रही है, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं कंप्लीट क्लासेस के लिए। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान और मूलभूत ढांचे का वर्णन कहीं नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में मूलभूत ढांचे का वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि इसे पहली बार
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रभावित किया गया था। मूलभूत ढांचे के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता, पंथ निरपेक्षता, देश की एकता, अखंडता, प्रस्तावना, न्यायिक समीक्षा, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है अथवा है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, विच मींस एक और दो दोनों इसके सही जवाब है। देखो, हम लोग जानते हैं कि पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा या मूलभूत ढांचे का वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन 1973 में जब केशवानंद भारती केस आया था, तो इस केशवानंद भारती केस में पहली बार यहां पर बात की गई थी, किस चीज की बात की गई थी? अबाउट द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसमें इंक्लूडेड आता है भारत की सर्वोच्चता, पंथ निरपेक्षता, एकता, अखंडता इत्यादि। इन सबको बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सकता है। तो इसका दोनों जवाब जो है सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग टू द आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द वेरी फर्स्ट वन इज, एक व्यक्ति जिसे अस्पृश्यता के तहत दोषी करार दिया जाए वो संसद और राज्य विधानमंडल का चुनाव नहीं लड़ सकता इन फ्यूचर में। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार या धार्मिक सेवाओं में उनके बहिष्कार को अस्पृश्यता के तहत अपराध मानता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है अथवा है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। इसका अगेन सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, एक और दो दोनों। आई मीन टू से, अस्पृश्यता यदि किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी समाज में अगर दूसरे व्यक्ति के द्वारा अनटचेबिलिटी और अस्पृश्यता का जो है अगर कार्य किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो कि अनटचेबिलिटी कर रहा है या जो अस्पृश्यता को भेदभाव को जो है मानता है, उसको संसद यानी कि पार्लियामेंट के इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज काउंसिल जहां पर होंगी, चुनाव में पार्टिसिपेट करने से रोका जा सकता है। और दूसरा, कोई भी ऐसा सामाजिक बहिष्कार क्या समझे आप लोग? यानी कि कुओं में, तालाबों में, ठीक है, होटल्स में, रेस्टोरेंट में, ठीक है, कहीं पर जो है सार्वजनिक प्लेस पर, बसेस में आदि में उनको अपने साथ जो है बिठाना या उनके साथ अनटचेबिलिटी का भेदभाव करना, ये क्या है? ये अपराध है, पनिशेबल ऑफेंस है। और साथ साथ में धार्मिक सेवाओं में यानी कि मंदिरों में प्रवेश को लेकर या किसी जो है लंगर में भोजन करते समय अगर किसी भी प्रकार से छुआछूत या अस्पृश्यता दिखती है, तो इसको क्या किया जाएगा? इसको पनिशेबल माना जाएगा, ऑफेंस माना जाएगा। तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बोथ 1 और 2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य द्वारा पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को किन आधारों पर वंचित नहीं किया जाएगा? आपके ऑप्शन है दोस्तों, धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या जन्म स्थान। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला पूछ रहा है केवल 1, 3 और 4। दूसरा पूछ रहा है केवल 2 और 5, केवल 1, 2, 3 और 4, केवल 1, 2, 3 और 5। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 जो है, इट डील्स विद द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि जो माइनॉरिटीज हैं, इन माइनॉरिटीज के फंडामेंटल राइट्स के लिए जो है बात करता है कि जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज हैं, इनके हितों का संरक्षण कैसे होगा, इनके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को रोकता है। और इसी में से अनुच्छेद 29 जो है, उस अनुच्छेद 29 में जो हमारे पास दो क्लॉजेज हैं, अनुच्छेद 29(1), अनुच्छेद 29(2), तो अनुच्छेद 29(2) में यह साफ साफ लिखा गया है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, केवल मूलवंश, जाति और भाषा के आधार पर या इनमें से किसी भी एक आधार पर प्रवेश में यानी कि एडमिशन में रोका नहीं जा सकता। विच मींस जो पांचवा है जन्म स्थान, वो इसमें नहीं आएगा। तो जिन जिन ऑप्शन में आपको 5 दिख रहा होगा, इनको सबसे पहले एलिमिनेट करें। और फिर मैंने कहा 1, 2, 3, 4 भी, तो इसमें 2 नहीं है। विच मींस इसका अगेन जो सही जवाब होने वाला है दोस्तों, वो है अनुच्छेद 29 के दूसरे क्लॉज के अनुसार जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। पहले क्लॉज की बात करें, इसमें क्या लिखा है? तो लिखा है प्रत्येक नागरिक को उनकी जो है डिस्टिंग्विश्ड लैंग्वेज या उनकी विशिष्ट भाषा, उनकी लिपि
और उनका कल्चर यानी कि संस्कृति जो है, इस संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा, इसको बनाए रखने का अधिकार होगा। और ये जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 जो है ये प्रोटेक्शन देता है माइनॉरिटीज को। तो इसका सही जवाब है सी, केवल 1, 2, 3 और 4, पांचवा इसका सही जवाब नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिस्थापित किया गया। आपको बताना है कि जो कल्याणकारी राज्य है यानी कि वेलफेयर स्टेट है, इसकी संकल्पना किस में की गई है। आपके पास है उद्देशिका, इसी को प्रस्तावना या इंग्लिश में प्रियम्बल के नाम से आप लोग जान सकते हैं, द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तीसरा आता है मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। और चौथा आता है 7वीं अनुसूची। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो वेलफेयर स्टेट है, इस वेलफेयर स्टेट की संकल्पना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में की गई है, 38 में की गई है। और अनुच्छेद 38 जो आता है वो आप लोग जानते हैं, मैं कई दफे बता चुका हूं कि ये आता है भारत के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज में यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में। मैं आपको बता दूं दोस्तों, as according to the article 30 of Indian Constitution, it promotes the welfare of the public or the people or the state in which manner in the social justice, यानी कि उनको सोशल जस्टिस मिलेगा। उनको क्या मिलेगा वहां पर, उनको सामाजिक न्याय दिया जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो न्याय के संदर्भ में कह रहा है, न सिर्फ सोशल जस्टिस बल्कि उसको सोशल के साथ साथ में इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक न्याय दिया जाएगा। और आर्थिक न्याय के साथ साथ में जो राजनीतिक न्याय है, इस राजनीतिक न्याय की भी बात करता है। तो जहां एक और उद्देशिका में, तो वहीं दूसरी ओर जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में न्याय देने की बात की गई। सिर्फ न्याय की अगर मैं बात करूं और वेलफेयर स्टेट की बात करूं जिसमें इनइक्वालिटी, इनजस्टिस ये जो भी हैं या जो भी फैसिलिटीज हैं ये सबको इक्वल देनी है, अपॉर्चुनिटी सबको एक जैसा मिले, इनइक्वालिटीज को, असमानताओं को दूर किया जाए, ये है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में वेलफेयर स्टेट। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के उद्देश्यों में एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। आपको बताना है कि जो इकोनॉमिक जस्टिस है, इस इकोनॉमिक जस्टिस को कहां कहां पर डिफाइन किया गया है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड योर ऑप्शंस आर उद्देशिका और मूल अधिकार विच मींस प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स, फिर कह रहा है प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, फिर कह रहा है फंडामेंटल राइट्स एंड द डीपीएसपीज, या फिर कह रहा है नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। सोशल जस्टिस की कहां बात की गई है गाइस। अभी अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था कि न्याय की बात या सोशल जस्टिस की बात, सामाजिक न्याय की बात और साथ साथ में आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात, एक तो अनुच्छेद 38 में यानी कि डीपीएसपी में तो है ही है, साथ साथ में आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है, इस प्रियम्बल में भी बात की गई है अबाउट द जस्टिस, यानी कि प्रियम्बल और साथ साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी विच मींस ऑप्शन नंबर 2 जो है, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है। देखो दोस्तों, सामने मैंने आपको प्रियम्बल जो है इसका पूरा इमेज दिया है और इस प्रियम्बल में देखिए क्या लिखा है, लिखा है जस्टिस ऑफ। अब जस्टिस कैसा होगा, सोशल होगा, इकोनॉमिक होगा, पॉलिटिकल होगा। तो जब भी जस्टिस की बात करेगा तो एक तरफ प्रियम्बल में जस्टिस की बात की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 38 है वेलफेयर स्टेट, इसमें भी जस्टिस को डिफाइन किया गया है सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस के रूप में। तो इसका सही जवाब आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। कुछ और प्रश्नों पे देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, आपको जो है मैच करने इनको। एक तरफ है हमारे पास अनुच्छेद, दूसरी तरफ है उसके प्रोविजंस यानी प्रावधान। अनुच्छेद 40 सामने लिखा है समान नागरिक संहिता, 44 ग्राम पंचायतों का गठन, 48 कृषि एवं पशुपालन संबंधी प्रावधान और 49 यानी कि राष्ट्रीय स्मारकों का प्रावधान। आपको इन दिए गए कोट्स में से सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन से 1, 2, 3 और 4, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 4, 3 या फिर 2, 1, 4, 3। तो जरा इसको मैच करिए दोस्तों। अनुच्छेद 40 जो है ये बात करता है ग्राम पंचायतों के गठन की, अनुच्छेद 44 बात करता है समान नागरिक संहिता की, अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित प्रावधान है और अनुच्छेद जो 49 है उसमें राष्ट्रीय स्मारकों के संबंधित प्रावधानों को यहां पर मेंशन किया गया है। तो इसके सही जवाब को अगर आप लोग ढूंढें तो इसका ऑप्शन बनेगा 2, 1, 3, 4। तो ऑप्शंस में देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है 2, 1, 3, 4 ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगेन कह रहा हूं मैं दोस्तों, आर्टिकल 49 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
Article 49 of Indian Constitution deals with the to promote the monuments, places and the objects of articles or the historical interest, which means राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस के, नेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी हमारे पास क्या है स्मारक हैं या जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको संरक्षण देना है। और वहीं अगर बात करेंगे हम अनुच्छेद 48 की, तो ये बात करता है अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ द स्लॉटरिंग ऑफ काउज, काब्स एंड दी अदर मिल्च एनिमल्स, यानी कि जितने भी दुधारू पशु हैं, गाय है, ठीक है, काव है या बछड़े हैं, काब्स हैं, उनको क्या करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। इसी 48A में लिखा गया है अबाउट द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट एज वेल एज द फॉरेस्ट, यानी कि उसमें एनवायरमेंट को, फॉरेस्ट को जो है क्या करना है, प्रमोट करना है। हमें ऑर्गेनाइज करना होगा किसको, एग्रीकल्चर को और पशुपालन को। ये सब आर्टिकल 48 में लिखी गई बातें हैं। तो ये आप लोग सही जवाब जानेंगे इसका 2, 1, 3 और 4। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भाग तो है किंतु महाभियोग का भाग नहीं है? देखो गाइस, दो चीजें यहां पर याद रखनी है। एक पूछ रहा है निर्वाचक मंडल या निर्वाचक गण, जिसको इन इंग्लिश कहते हैं द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और दूसरा कह रहा है महाभियोग, विच मीन्स द इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कह रहे हैं कि कौन लोग इलेक्टोरल कॉलेज के तो हैं लेकिन इंपीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इसके पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर इसके एक्सप्लेनेशन पे आता हूं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्यों के विधान परिषद या राज्यों की विधानसभाएं हैं, कौन भाग नहीं लेंगी? तो जो भी हमारे पास राज्यों के विधानसभाएं हैं, इन राज्यों की विधानसभाओं के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति की इम्पीच में भाग नहीं लेते। अगेन ध्यान से सुनना, भाग नहीं लेते। जबकि राज्यों की विधानसभाएं जो हैं ये इलेक्टोरल कॉलेज में भाग लेती हैं। और इनमें से भी कौन, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य, न बल्कि मनोनीत, न बल्कि नॉमिनेटेड, ओनली जो है इलेक्टेड मेंबर्स। अब इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है 4, यानी कि राज्यों की विधानसभाएं। इसकी जरा व्याख्या सुन लीजिए आप लोग। देखो, मैंने कहा है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 54 है, एज अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 54 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट डील्स विद द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इलेक्टोरल कॉलेज में 3 ही फैक्ट याद रखने आपको कि इलेक्टोरल कॉलेज समझ लेना, इसका मतलब होता है मतदाता, यानी कि राष्ट्रपति को चुनने वाले वोटर्स कौन है। हम लोग वोटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं ऑल द इलेक्टिव मेंबर्स। अच्छा गाइस, एक चीज याद रखना, इलेक्टिव जरूर याद रखना है। वाई? क्योंकि नॉमिनेटेड नहीं। ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम द पार्लियामेंट समझते हैं आप लोग। पार्लियामेंट कंसिस्ट होती है बोथ राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा। तो लोकसभा, राज्यसभा से जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे ये सब इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा आता है ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ओनली। गाइज मैं अगेन कह रहा हूं, असेंबलीज ओनली, नॉट फ्रॉम द काउंसिल जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। विधान परिषदों से नहीं। विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, सिर्फ चुनाव में भाग लेते हैं विधानसभाओं के, वो भी कौन से सदस्य, इलेक्टेड, न बल्कि नॉमिनेटेड। और तीसरा आता है इसमें इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी जो है, पहले पौंडीचेरी था, इनके भी सदस्य भाग लेते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। लेकिन जब राष्ट्रपति के इंपीचमेंट की बात आती है अंडर आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राष्ट्रपति का इंपीचमेंट का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब भी रिमूवल की बात आती है तो सदस्य कौन इसमें होते हैं? तो इसमें सदस्य होते हैं ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब जरा टर्म को ध्यान से सुनिए मेरे दोस्तों। मैंने कहा कि ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऐसा नहीं कहा कि ऑल द इलेक्टेड मेंबर, नो, विच मींस कि पार्लियामेंट के इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर, यानी कि राज्यसभा लोकसभा में चाहे वो मनोनीत हैं चाहे वो निर्वाचित हैं, सभी लोग मिलकर जो है इंपीच कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। जबकि जो दिल्ली पुडुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य थे और राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य थे, ये क्या नहीं कर सकते, ये इंपीचमेंट में भाग नहीं ले सकते राष्ट्रपति की। इसको भी लेकर मैं अगेन बता रहा हूं दोस्तों, इसको भी लेकर मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी एक वीडियो डाला है, इसको आप लोग चेक कर सकते हैं, अन्यथा क्लासरूम के माध्यम से डिटेल में इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, 4 क्वेश्चन और बचे हैं, उन पे भी बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र या तो भारत के उपराष्ट्रपति को या फिर भारत के न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को सौंप सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के आरोप पर संसद के
किसी भी सदन के 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सभी सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भी शामिल होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है अथवा है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। वाई? क्योंकि देखो राष्ट्रपति अपना जो है रेजिग्नेशन लेटर सिर्फ और सिर्फ उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं, न बल्कि मुख्य न्यायाधीश को। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। फिर कह रहे हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के आरोप पर संसद के सदन के 1/3 ना 1/3 नहीं बल्कि 1/4 सदस्यों का क्या होना जरूरी है? हस्ताक्षर होना यहां पर अनिवार्य है। फिर कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सभी राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेंगे। अभी इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया है, ये भी फैक्ट गलत है, विच मींस इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई भी नहीं। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े हुए सभी विवादों की जांच और निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं या किसके द्वारा की जाती हैं? उच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा अथवा संसद के द्वारा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। एज अंडर आर्टिकल 71 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ लिखा है कि एनी डिस्प्यूट related to the election of president of India as well as the vice president of India, इसकी पावर होगी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। एंड सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है ये फाइनल समझा जाएगा, न बल्कि हाई कोर्ट का या फिर इलेक्शन कमीशन का या फिर पार्लियामेंट का। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के उच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस एक वाद में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर परिचर्चा की गई थी? आपके ऑप्शन से दोस्तों A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य मामला, दूसरा है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला, तीसरा है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला और चौथा है सज्जन सिंह बनाम पंजाब राज्य मामला। तो पहले मैं आपको क्लियर करवा देता हूं दोस्तों कि जो शंकरी प्रसाद मामला और जो सज्जन सिंह मामला है, ये मामला क्रमशः जो है ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 की जब बात की गई थी कि अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द है, क्या ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत विधि है? तो इनको लेकर जो है विवाद आए थे। शंकरी प्रसाद बनाम जो भारत राज्य मामला था ये आया था 1951 में, और जो हमारे पास सज्जन सिंह मामला है ये आया था 1964 में। ये दो मामले जो हैं ये फंडामेंटल राइट्स पर ये कहते हैं कि पार्लियामेंट जो है, इस पार्लियामेंट को पूर्ण अधिकार है कि वो अनुच्छेदों में यानी कि मौलिक अधिकारों में क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन यहां बात कर रहे हैं अन्य पिछड़े वर्गों की, और उसमें भी क्रीमी लेयर्स की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला जो है दोस्तों, इसी मामले में पहली बार क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को सॉल्व किया गया था, और यह मामला आया था 1992 का। वहीं बात करें अगर हम लोग A.K. गोपालन मामला 1950 का मामला था, जिसमें बात की गई थी किस चीज की कि जो प्रिवेंटिव राइट्स हैं, क्या इन प्रिवेंटिव राइट्स के तहत जो है किसी व्यक्ति को किसी भी कानून से अगर अरेस्ट कर रहे हैं, यानी कि अनुच्छेद 21 जो है ना, इस अनुच्छेद 21 की बातों के लिए या इसके प्रावधानों के लिए जो है A.K. गोपालन मामला आया था, और इसमें यह कहा गया था कि क्या किसी कानून को चेक किया जा सकता है कि वो फेयर है, जस्ट है या नहीं है। यानी कि किसी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी या लाइफ सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के अनुसार छीनी जा सकती है, या फिर इसमें देखा जाएगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को जो है चैलेंज किया गया था। हालांकि काफी नैरो व्यू आया था कोर्ट का, और उसमें जो है कोर्ट ने इनको क्या किया था, कहा था कि जो भी लेजिस्लेटिव या जो भी एग्जीक्यूटिव हमारे पास फंक्शनिंग है उस पर क्या होगा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के तहत जो है अरेस्ट किया जा सकता है। आगे चलकर ये मामला बदल गया था। जब कौन सा मामला आया था? जब मामला आया था मेनका गांधी मामला 1978 वाला, तो वहां पर सारी चेंज था। अगेन कह रहा हूं वो डिटेल में आप लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला जो है, इसमें क्या हुआ था, इसमें बात की गई थी अबाउट दी कि क्रीमी लेयर होगी। क्रीमी लेयर का मतलब क्या है? हमने कहा आरक्षण देंगे, लेकिन आरक्षण की कोई सीमा तो होगी। तो आरक्षण की जो ये सीमा है इसी को क्रीमी लेयर के नाम से जाना जा सकता है। यानी कि जो भी क्रीमी लेयर आरक्षित प्राप्त जो भी व्यक्ति क्रीमी लेयर को टच करेगा उसको आरक्षण की सीमा से बाहर कर दिया जाएगा, आउट कर दिया जाएगा। ये था हमारे पास क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर।
अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह केवल भारत के नागरिक को राष्ट्रपति की सहमति के बिना राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार करने से प्रतिबंधित करता है। यह राज्य द्वारा वंशानुगत पद को छोड़कर किसी को भी कोई भी उपाधि प्रदान किए जाने पर रोक लगाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है? इसका सही जवाब है न तो 1 और ना ही 2। यानी कि यहां लिख रहा है कि यह केवल भारत के नागरिक को, केवल भारत का नागरिक नहीं, कोई भी विदेशी नागरिक जो कि भारत सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहा है वह भी किसी विदेशी जो है या किसी भी प्रकार की विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता जब तक कि राष्ट्रपति उसको अप्रूवल ना दे दे या सहमति ना दे दे। और दूसरा कह रहा है कि राज्य द्वारा वंशानुगत पद को छोड़कर किसी को भी कोई भी उपाधि जो है प्रदान किए जाने पर रोक लगाता है। ठीक है, बाकी दी जा सकती है, सेना में दी जा सकती है, ठीक है, सेना के अलावा जो है दी जा सकती है किसमें? विद्या में, यानी कि एकेडमी में, तो वो उपाधियां दी जा सकती हैं। लेकिन एंसेस्ट्रल और दी हेरिडेटरी जो टाइटल्स हैं इनको क्या किया जाएगा? इनको नहीं प्रदान किया जा सकता। तो आज के लिए दोस्तों इन्हीं प्रश्नों पर बात करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, प्रश्न समझ में आए होंगे और ये आने वाले किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स या फिर सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में काम आने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और अगर चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम कुछ नए प्रश्नों के साथ में। टिल देन हैव अ गुड डे।